हम संभल क्षेत्र में हैं, 3 दिन से कवर कर रहे हैं। जब हम असमोली विधानसभा में थे, जो कवर किया, वहाँ पे लोगों के विचार जाने, तो एक नाम बार बार उभर के आ रहा है सामने, वो है ब्रजेश यादव। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि क्षेत्र में कहीं निकले हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। फिर हमने उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया तो पता चला कि भाई कल्याणपुर कोई जगह है, कोई गांव है, वहाँ पर किसी मंदिर में है। फाइनली हम मंदिर में पहुँच गए हैं और अभी हमारी बात होगी, ब्रजेश यादव जी भी हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो इनसे बात करते हो, जानने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या राजनीति कर रखी है इन्होंने क्षेत्र में। कि हालांकि ये बात ठीक है कि यादव बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन अभी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पिंकी यादव। अगर यादव बाहुल्य है और यादव ही विधायक चाहिए या फिर यादव का नाम ही सजेस्ट करना है, तो पिंकी यादव में कौन सी खराबी हो गई? जब हमको मात्र एक यादव विधायक चाहिए तो पिंकी यादव भी तो यादव है, उनके नाम के सरनेम भी उनका भी यादव लगता है, तो ब्रजेश यादव जी की तो कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको सरकार बदलनी है, विधायक पार्टी बदलनी है, वो विषय अलग हो सकता है। ब्रजेश यादव जी पे बहुत सारे आरोप मेरे हैं और मैंने इन्हें कैसे भी पकड़ ही लिया है। इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ बैठे हुए मुझे मिल गए, अखाड़ा है ये। अभी बात हुई थी, कोई त्यागी जी हैं यहाँ पे, तो त्यागी जी से चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले ब्रजेश यादव पे सवाल हैं। मैं कुर्सी ले लेता हूँ और जो चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यादव जी अपनी राजनीति कैसे चमका रहे हैं यहाँ पे। ब्रजेश यादव जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहला आरोप मेरा ये है कि अभी क्षेत्र में चल रहे थे हम, तो ऐसा माहौल कुछ बनाया गया है, पता नहीं है क्या कहानी चल रही है। सब लोग ब्रजेश यादव कह रहे हैं, क्या कहानी है, आप मुझे समझाएं थोड़ा सा। ऐसा है कि ये तो जनता की बात को तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी कि क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, मगर इतना ज़रूर है कि हमारा राजनीतिक परिवार है जी। पिछले 40 सालों से हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं। 40 साल से? अच्छा। हमारे पिताजी 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे पवासा के, 2 बार माताजी रहीं जी। मैं भी 4 बार जिला पंचायत का मेंबर रह लिया। पत्नी मौजूदा में है। अच्छा। मेरे भाई की पत्नी 3 बार से लगातार गांव की प्रधान है। मेरा बेटा भी क्षेत्र पंचायत का सदस्य है और मेरा भाई भी क्षेत्र पंचायत का सदस्य है। तो समाज में लगातार काम करने की वजह से और लगातार बने रहने की वजह से समाज में कोई भी बात हो सकती है, मगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और नहीं, ये बात तो सिद्ध नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, अभी लोगों से बात हुई, मैंने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि आप तो पहले समाजवादी पार्टी के सिपाही थे। अब आपको लगा होगा कि भाई पिंकी यादव ने कब्जा जमा रखा है, तो एक काम करते, धीरे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरक जाओ और यहाँ से हम भी अपना खेल खेलें। फिर ऐसा है कि समाजवादी में काफ़ी समय मेरे पापा रहे, जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे उस समय जी। मगर 2014 में जब समाजवादी की सरकार थी जी। उस समय मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था जी। और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि भाजपा की सरकार आएगी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को समझ के कि ये राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, इस कारण से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। और ये पद लोलुपता नहीं है, मैं तो लगातार कोई पद मिले या ना मिले, मैं तो पार्टी का सिपाही बन के काम कर रहा हूँ और मुझे कोई पद का लालच नहीं है कि मुझे पद मिलेगा तभी मैं काम करूँगा। मैं तो समाज में रह के काम कर रहा हूँ बस। मेरी यादव लोगों से बात हुई, यादव समाज की, कह रहे जी ब्रजेश यादव जी को टिकट मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट है, अगर ब्रजेश यादव जी को नहीं मिला तो देखो जी हमारा तो पिंकी यादव को वोट जा रहा है। तो बात ये है कि भाई ब्रजेश यादव को अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? अगर यादववाद ऐसे चलेगा तो फिर क्या स्टैंड आपका रहेगा? ऐसा है कि देखिए 2014 के बाद जब 2017 का चुनाव हुआ उस समय मैं भी टिकट मांग रहा था और चौधरी नरेंद्र सिंह जी को टिकट हुआ था। मैंने उनके कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाया और लगभग 16,000 वोट यादवों का पड़ा चौधरी नरेंद्र सिंह जी को। यादव बूथ हैं या 84, उन बूथों पर नरेंद्र सिंह जी को 16,000 वोट पड़ा। इसके बाद 19 अप्रैल 2019 को पार्लियामेंट के चुनाव में हमारी सभा हुई माँ कैला देवी के मंदिर पर। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सभा में से यादवों की सभा हुई थी और उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया था और हमारे यहाँ करीब 62,000 का पोल हुआ था 84 बूथों पर यादवों के पे और लगभग 27,000 वोट पड़ा था भाजपा के लिए। तो ऐसा नहीं है कहने के लिए, मतलब जनता के मन की बात को मैं रोक नहीं सकता, मगर वोट देने में यादवों ने कहीं कोताही भाजपा को देने में नहीं बरती है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई MY फैक्टर चलता है, मुस्लिम यादव फैक्टर चलता है, तो पिंकी यादव को उसका फ़ायदा मिल जाता है समाजवादी पार्टी में। ठीक है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कल को आपको टिकट नहीं हुआ पर उसके बाद जो है क्या स्टैंड रहेगा? ऐसा तो नहीं कि भाई आप, क्योंकि पहले आरोप आप पे है समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए हैं, पता चला भाजपा से समाजवादी पार्टी में चले गए, ऐसा कुछ कहानी बन सकती है क्या?
ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा में कुछ मिले या ना मिले, मैं अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की दौड़ में था जी। हमारे ज़िले में पहली बार जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना, जिसमें मेरा बहुत बड़े सहयोग और योगदान है। जी। जनता के मन की बात का तो कोई जवाब है नहीं, वो प्रेम है उनका, वो पीछे कुछ भी कह सकते हैं, मगर मेरी तरफ से मैं भाजपा का सिपाही हूं और जब तक जीवित हूं मैं भाजपा में रहूंगा, भाजपा की सेवा करूंगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, इसकी कोई बात नहीं। जब तक जीवित हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। चलिए, ये भी बात बढ़िया हो गई। अब एक मेरा आरोप आप पे और है कि भाई आप कहीं ना कहीं यादवों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो एक तरीके से कहें कि मुख्यमंत्री भी रहे, उनके पिताजी मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। यादवों हमेशा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता रहा कि यादव का फेवर करती है और नौकरियों में यादवों की प्रायोरिटी पे भर्ती होती है। ठीक है, तो फिर भारतीय जब यादव वोट देना ही है उसको, तो क्यों ना वो अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी को, पिंकी यादव जी को, इन सबको क्यों ना दे दे। फिर अगर ब्रिलेश यादव को बाई चांस टिकट मिल भी गया, उसके बाद ब्रिलेश यादव क्यों, पिंकी यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं? ऐसा है कि टिकट की बात तो चलिए पार्टी का निर्णय है, बड़ी पार्टी है जो भी करेगी, मगर मुलायम सिंह या अखिलेश जी की सरकार में यादवों की सरकार थोड़ी बनती है। वो हमारे जो बेधर्मी हैं उनकी सरकार बनती है, उन्हीं का दबदबा रहता है। और जहाँ तक यादवों की नौकरी या यादवों के काम की बात है, तो पिछली जब भर्ती हुई थी सिपाहियों की, तो 42,000 यादवों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 39,000 यादव इटावा मैनपुरी के थे। तो वहीं के यादव तो उनके लिए यादव हैं, हमारे यहाँ के यादव थोड़ी। यहाँ के हमारे यहाँ मुश्किल से 10 या 12 लड़के हुए होंगे पूरे मंडल में से ही। तो जब यादवों के नाम पर जो ठगी काम वो कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है, जनता जान चुकी है। और समाजवादी पार्टी का जो बिरादरीवाद का जो नारा है, इसमें दम नहीं है। आने वाले समय में हिंदू जाग चुका है और यादवों की बहुत ही जो शोषण हुआ है मतलब समाजवादी की सरकार में, इतने मुकदमे, इतने कत्ल लगे हैं कि आज तक वो अदालतों से छूटे नहीं हैं, वो याद है लोगों को। लेकिन ब्रिलेश जी, कौन मुकदमे लगा देता? यादवों की सरकार थी, यादवों पे मुकदमे को तो किसने लगा दिए वो मुकदमे? ऐसा है कि मुकदमे इसलिए लगाए गए कि जब वो भैंसों की चोरी करते थे, मुसलमान आके रात में भैंसों को भर के ले जाते थे, गायों को भर के ले जाते थे, जब किसान अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए मुकाबला करता था, तो वो मुकदमा किसान के ऊपर ही लगाया जाता था और मुसलमानों पर कोई मुकदमा नहीं लगाया जाता था। ऐसे मुकदमे हैं जहाँ गोली चली लगातार, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 3 लोग मारे गए, उसके बावजूद जो मर गए उन पर मुकदमा लिखा गया और उन पशु चोरों पर मुकदमा नहीं लिखा गया। मरने वालों पे मुकदमा लिखा गया, यही मुकदमा लिखा गया। थाना हियातनगर में एक गांव है, वहाँ ये मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का मामला है और वहाँ बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों ने, अब जैसे एक किसान मेरा भट्टे पैसे ईंटें लेके जा रहा था, बैलगाड़ी में बैल जुड़े हुए थे, तो रायपुर के पास में गाड़ी रोकी उन्होंने और तमंचा लगाया और उसके बैल अपने उसमें भर लिए और उसको छोड़ के चले गए। ऐसी घटनाएं थी जो कि आदमी तंग आ गया था और इनसे मुक्ति पाना चाहता था। हाँ, एक समस्या ज़रूर है आज के समय में किसानों के बीच। उस समस्या पे आऊँगा ब्रिलेश जी। अब मेरा सवाल ये, आपने शुरुआत की है, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपका सीधा सीधा आरोप जो है मुसलमान पे है, ठीक है, आपकी सरकार करती भी यही है। अब आरोप आप पे ये है आपकी पार्टी पे, क्योंकि मैं आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मैंने पढ़ा कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा है। आपकी पार्टी पर आरोप ये है कि देश संविधान से चलाना नहीं चाहती है, हिंदू मुस्लिम से चलाना चाहती है। मतलब मुसलमान होगा अगर कोई तो उसे दबाया जाएगा। अभी मैं पीछे छपरोली एक विधानसभा पड़ती है, उसमें एक छोटा 14 साल का बच्चा मुझसे कह रहा है, चैनल पे वीडियो आप देखिएगा, वो कह रहा है कि छोटे छोटे बच्चे आगे जब से सरकार आई हमारी टोपी उतार के नाली में डाल देते हैं। मुस्लिम बच्चा था। अब उसका वो मन रहा होगा, लेकिन आरोप आप पे है कि आप जो है, आपकी जो एक्टिविटी है आपकी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का शोषण कर रही है। अगर हमारी पार्टी मुसलमानों का शोषण करती तो जितने आवास हमारे यहाँ या जितने भी शौचालय हमारे ज़िले में मिले हैं 70% मुसलमानों को मिले हैं। तो अगर हमारी पार्टी शोषण करती तो उन्हें हम क्यों देते? और बदमाशी अगर कोई कर रहा है, अगर गुंडा कोई है, तो उसका धर्म देख के क्या छोड़ा जा सकता है? यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, 60 से 70%, और वही सबसे ज़्यादा गुंडे और बदमाशी कर रहे हैं, तो पकड़ा कौन जाएगा? विकास दुबे को मरवा देते हो आप, गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर हो जाते हैं। तो मतलब केवल जो है मुसलमान थोड़ी है, तो आप तो ब्राह्मणों को भी टारगेट कर रही है आपकी सरकार। देखिए, कानून व्यवस्था की बात है, इसमें किसी जाति और धर्म की बात है ही नहीं।
कानून व्यवस्था का जो राज इस समय योगी जी की सरकार में, योगी जी के समय में चला है, आम आदमी बहुत ही प्रसन्न है, जनता प्रसन्न है। जो गुंडे बदमाश और जो लुच्चे लफंगे और जो जो दूसरे दर्जे के लोग हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, केवल वो ही लोग भ्रम फैला रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी तो योगी जी से, मोदी से बहुत प्रसन्न है। किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये? जी, किसान बाहुल्य क्षेत्र। किसान बाहुल्य क्षेत्र है। जब डीएपी का कट्टा 1450 का हो जाता है तो किसान प्रसन्न हो जाता है उसमें। देखिए, अगर कोरोना काल में जो इतनी सेवा देश की मोदी जी ने, योगी जी ने की है, अगर किसी कारण से अगर कट्टा महंगा भी हो जाता है तो हम सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं। अच्छा, 2000 रुपये की पूर्ति कर देंगे आप? जैसे तिमाही 2000 रुपये आप देते हैं, वो आती है, मैं जानता हूँ उसके बारे में, योजना है, लेकिन उससे पूर्ति हो जाती है क्या सारी चीज़ों की? गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है, हाहाकार मचा हुआ है, दालें महंगी होगी, खाने का तेल महंगा होगा, 230-220 बिक गया, तो फिर कैसे उस 2000 रुपये से कैसे पूर्ति हो जाएगी? देखिए, बात महंगाई की नहीं है, इतनी आबादी है और जब लॉकडाउन लगा है और देश में परेशानी है तो चीज़ों की मांग ज़्यादा होगी और पैदावार कम होगी तो थोड़ा सा महंगाई का असर तो आएगा। मगर ये अगर ख़राब समय भी चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। मैं इशारा समझ रहा हूँ आपको, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो जो है उसकी वजह से महंगाई हो रही है क्या? जनसंख्या, देखिए, ये तो निश्चित रूप से बात है कि अगर हमारे पास अगर 1 कुंटल गेहूं अगर हमारे पे खाने की व्यवस्था है और खाने वाले अगर 100 लोग हैं तो निश्चित रूप से परेशानी तो होगी। तो सरकार है आपकी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। जनता का अगर मन होगा और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अगर उन सबके जनता की राय लेके बात कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि ये कानून हमारे आने वाले समय में आए और ये ज़रूरी भी है। जनता की राय आपकी पार्टी को लेनी चाहिए। वैसे कृषि कानून कभी लगा देते हो, कभी हटा देते हो। अगर लगाना ही था तो पहले जनता की राय ले लेते किसानों की, उसके बाद लगा देती पार्टी या सरकार। पहले लगाना पड़ जाता है, उसके बाद वापस लेना पड़ जाता है। ऐसा है, कृषि कानूनों की बात जो है वो तो इतने शानदार थे कि पिछले 70 सालों में देश आज़ाद हुआ तब से आज तक कभी कृषि किसानों के बारे में कोई चीज़ सोचा ही नहीं गया। एक जो चल रहा था सिस्टम अंग्रेजों के समय से वही चल रहा था, उसको ठीक करने का काम किया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा काम भी कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं। तो हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। ये जो किसान बिल वापिस हुए हैं, कोई समय ऐसा आएगा किसान इन्हीं की डिमांड करेंगे और ये फिर आएंगे कभी जब किसान चाहेंगे तब। जब किसान चाहेंगे तब। हाँ, स्टेटमेंट तो था कि भाई जो है हम समझा नहीं पाए लोगों को, मैंने टीवी पे देखा। और जो है मैं देश हित में कानून वापस ले रही है हमारी सरकार। चलिए ठीक है, मोदी जी ने अपना बना लिया है मामला, क्योंकि अब रैलियाँ करनी पड़ेंगी। रैलियाँ करनी पड़ेंगी तो वहाँ किसान नाराज़ ना हो जाए, काले पीले झंडे ना दिखाए, और रैलियाँ करनी पड़ेंगी और तमाम तरह की चीज़। इलेक्शन सर पे है। अभी मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था कि भाई इलेक्शन सर पे है तो इसलिए कानून वापस ले लिया, अगर नहीं होता तो नहीं लेते। खैर, ये आरोप विपक्ष और पक्ष लगाते थे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 सीटें आ रही हैं उनकी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। 44 सीटों से जो उन्हें मिली हैं उससे कम हो सकती हैं, ज़्यादा का कोई सवाल ही नहीं है। इस बार जाट बड़ा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा राकेश टिकैत और जयंत का कहना है। और जो उनका जो है पैक्ट हो गया आपस में, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, तो वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो धुआं उड़ा देंगे हम। देखिए, अब पैक्ट की बात कर रहे हैं, इससे तो बड़ा पैक्ट था पिछली लोकसभा में, कितना धुआं उड़ गया आपने भी देखा। किसकी बात कर रहे हैं आप? लोकसभा के चुनाव में क्या बुआ बबुआ साथ नहीं थे, उससे बड़ा पैक्ट थोड़ी है। ये पैक्ट से काम नहीं चलेगा। जनता जिसे चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, उसके जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे, जनता जिसे चाहेगी। आपने बुआ बबुआ की बात कर दी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जो हल्के में क्यों ले रही है इतना? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रही है, महासचिव हैं, मुरादाबाद में लाखों की भीड़ इकट्ठी कर दी। बुआ बबुआ का आपने जिक्र कर दिया, और जो राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको आप हल्के में क्यों लेते इतना? ऐसा है, कांग्रेस ने तो अगर कुछ काम किए होते ठीक से तो वो जाते ही नहीं। उन्होंने तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और वो अपनी ननिहाल चले जाते हैं। जब भी चुनाव से पहले ननिहाल चले जाते हैं और चुनाव करके फिर छुट्टी पे चले जाते हैं। उनकी क्या जिक्र करनी है? जनता में उनकी कोई ज़मीनी स्तर पर कोई पकड़ नहीं है। नानी के यहाँ जाना गुनाह हो जाता है? गुनाह की बात नहीं है, मगर जब जनता के बीच में रह के संघर्ष करना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। 10 साल जब वो प्रधानमंत्री उनकी कठपुतली था तब उन्होंने किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? जनता के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा? क्या चीज़ महंगी नहीं थी उस समय और क्या चीज़ अब महंगी हो गई ऐसी? अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, आप आरोप लगा रहे हैं एक बड़े अर्थशास्त्री पे।
ऐसा है, अर्थशास्त्री वो रिमोट थे। जब वो रिमोट ऑन होता था उतना ही काम करते थे। रिमोट कंट्रोल जो है वो ऐसी चीज़ है कि जितना बटन दबाएंगे उतना ही तो काम करेगा। शास्त्र उनका बंद हो जाता था। जब सोनिया जी बटन दबाती थी उतना ही शास्त्र चलता था, बाकी शास्त्र बंद हो जाता था। तो फिर अर्थशास्त्री कहाँ रह गए? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के हिसाब से उनकी 400 सीटें आ रही हैं। ब्रिलेश यादव जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? हमारी सीटें पिछली बार जितनी सीटें थी उससे 25 से 50 सीटें ज़्यादा आएंगी, 350 पार सीटें आएंगी। ये सब देखते रह जाएंगे। हम जनता में रहते हैं, जनता के बीच में रह के नाराज़गी उससे होगी जिससे राजी होंगे लोग। नाराज़गी अपने अधिकार को लेके तो है, मगर वोट देने के लिए नहीं है। वोट तो हमेशा ही देते आए और आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे वोट में। क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था का ऐसा मामला है कि पूरे चाहे खेत पर कोई सामान पड़ा या गली रास्ते में कोई खड़ा, कोई चोर बिल्कुल फटकने को तैयार नहीं है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या? शानदार कानून व्यवस्था। शानदार कानून व्यवस्था। क्षेत्र में इसी तरह की बातें पता चल रही हैं। शानदार कानून व्यवस्था। इस संबल क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से बात करूँगा। पशु चोरी, महिलाओं की सुरक्षा और ये तमाम तरह की चीज़ें जो भी रहीं, उन पे ही शायद वोट करना चाहता है इस बार असमोली विधानसभा क्षेत्र, संबल का क्षेत्र। देखते हैं क्या होता है। ब्रिलेश यादव जी थे, बहुत सारे आरोप थे, जवाब दिए हैं, फैसला आपको करना है। धन्यवाद।